उनका स्वभाव उनके नाम की तरह हमेशा बहुत आशावादी है। 1990 में वह सेना में सेवा कर रहे थे, सेना में नियुक्त थे। उसी वर्ष अगस्त में उन्हें थाईलैंड में एक चिकित्सा परियोजना के अनुसंधान के लिए भेजा गया, जिसे जेदूजी कहा जाता है। वह जिस स्थान पर काम कर रहे थे वह बहुत छुपा हुआ था, जो बैंकॉक से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव में था। गांव वालों की जीवन शैली काफी पारंपरिक थी, जिसका मुख्य कारण स्थानीय गरीबी थी। गांव तक पहुंचने का केवल एक मिट्टी का रास्ता है और सड़क की सतह पूरी तरह गड्ढों से भरी हुई है। ज्यादातर घर लकड़ी और घास फूस से बनाए गए हैं। हालांकि ये बहुत साधारण है, लेकिन देखने में बहुत सुखद और आसपास के प्राकृतिक वातावरण के साथ मेल खाते हैं। तो यह संपूर्ण गांव में पहुंचते ही उसे स्थानीय ग्रामीणों का गर्मजोशी स्वागत मिला। अगर बदले तो गांव का सरपंच पहले से ही गांव के प्रवेश पर उसका इंतजार कर रहा था और फिर उसे अस्पताल ले गया। यही वह जगह थी जहां वह आगे काम करेगा। झेंग लिगुआन ने अपने सामने के कामकाजी माहौल को देखकर एक गहरी सांस ली। वह आने वाले कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक यहां रहेगा। भले ही उसके पास कितनी भी व्यवस्थाएं हों, वह आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। इस गांव में पहुंचने के 2 हफ्तों बाद झेंग लिगुआन धीरे धीरे यहां के जीवन में अभ्यस्त हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे चिंतित कर दिया। एक रात एक युवक लकड़ी के पिंजरे वाली गाड़ी को तेजी से खींचते हुए क्लिनिक आया। पिंजरे में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बंद था। युवक ने व्यग्रता से सरपंच से कहा कि कृपया सरपंच डॉक्टर को बुलाकर उसके भाई का इलाज कराएं। पिंजरे के अंदर का आदमी अजीब तरीके से दिख रहा था, मानो किसी गंदी चीज ने उसे झकझोर लिया हो। उसका चेहरा पीला था, शरीर सिकुड़ा हुआ और जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे कोई विशालकाय सांप पिंजरे में घूम रहा हो। उसके छोटे भाई ने उसके लक्षण देखकर डर के मारे उसे पिंजरे में बंद कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि वह दूसरों पर हमला कर सकता है। गांव के मुखिया ने उसके भाई से पूछा कि क्या उस व्यक्ति का पहले मानसिक बीमारी का कोई इतिहास था। उसके भाई ने बताया कि नहीं, लेकिन यह हाल की कुछ घटनाओं से संबंधित हो सकता है। उस दिन दोनों भाई और गांव के मजदूर एक परित्यक्त घर को ध्वस्त करते समय एक सांप का बिल खोज निकाला। उसमें एक विशाल नागराज और कई छोटी सांपें थीं। इसके अलावा उनके नीचे कई सांप के अंडे भी थे। नागराज ने जैसे खतरा महसूस किया और मजदूरों की तरफ फुफकार उठी। उसके भाई ने देखा और सांप को पकड़ डालकर उसका सिर कुचल दिया। फिर दूसरों की सलाह को अनसुना करते हुए सभी छोटे सांप और अंडे जला दिए। लेकिन रात होते ही उसके भाई को तेज बुखार होने लगा। इसके बारे में उसके परिवार वालों ने ज्यादा नहीं सोचा, बस यही माना कि यह साधारण सर्दी है और उसे ढककर सोने देने से सुबह तक ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह डिंगी ने पाया कि उसके भाई काम पर नहीं आए हैं। वह जल्दी से भाई के घर स्थिति की जांच करने के लिए दौड़ा। कमरे में आकर पाया कि भाई अभी भी कंबल में लिपटा गहरी नींद में सो रहा है। भाई गुस्से से बिस्तर के पास गया और उसे आलसी कहकर डांटने लगा, यह कहकर कि वह जुकाम का बहाना करके काम पर नहीं जा रहा। लेकिन भाई कितना भी डांटे, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। भाई पूरी तरह से गुस्सा हो गया और जल्दी से रजाई खींची। सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। उसका भाई सांप जैसा दिखने लगा था। भाई के व्यवहार के शिकॉन्ग होने की चिंता करते हुए, जो गांव वालों के लिए खतरा बन सकता था, उसने कुछ श्रमिकों को बुलाकर अपने भाई को पिंजरे में बंद कर दिया। कुंचांग यह सुनकर तुरंत घबरा गया और उसने युवक को आदेश दिया कि वह अपने भाई का ध्यान अच्छी तरह रखे और पहले उसे एक सुरक्षित जगह ले जाकर बंद करे, क्योंकि उसके भाई ने सर्प देवता को नाराज कर दिया था। उसके अपराध से पूरे गांव को खतरा हो सकता है। उन्हें सर्प देवता के प्रतिशोध से पहले उसके भाई को अपने अपराध स्वीकार करवाकर सर्प देवता से माफी मांगनी होगी। अब एकमात्र उपाय यह था कि उसका परिवार चढ़ावा लेकर सर्प देवता के मंदिर में प्रार्थना करने जाए। भाई ने बिना झिझक के सरपंच के आदेश का पालन किया। उस रात गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों से प्रार्थना का आयोजन करने को कहा, लेकिन केवल एक दिन के बाद ही मुखिया ने सांप देवता के बारे में एक सपना देखा, जिसमें सांप देवता उनके बिस्तर के पास आकर उन्हें बताया वह कभी भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा जिसने उसका घर नष्ट कर दिया और उसके कई बच्चों को मार डाला। उसे हिंसक कृत्य के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। सरपंच जागते ही तुरंत झांग लुओगुआन के पास गए और उसे सारी स्थिति ज्यों की त्यों बता दी। झांग लुओगुआन बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने यह देखने का निर्णय किया कि वह सर्प मानव कैसा है। जब वे पहुंचे तो झांग लुओगुआन ने लंबे समय तक पिंजरे में बंद उस व्यक्ति को देखा। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति का संपूर्ण परीक्षण किया, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं पाई। उसे लगता है कि आदमी पर शायद अलौकिक प्राणी का आक्रमण हुआ है और इस स्थिति में वह भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद ग्रामीणों ने झांग लुओगुआन को बताया कि वह व्यक्ति पिंजरा तोड़कर जंगल के अंदर चला गया। ग्रामीणों ने आधे जंगल की तलाश की, लेकिन व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिला। 30 साल बाद झांग लुओगुआन मेरा फैन बन गया। उसने ये डरावनी कहानी मुझे सुनाई। हालांकि मैं जानता था कि यह उसकी बनाई हुई कहानी है, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियों के बावजूद वह आत्मविश्वास से इसे कहता रहा। मैंने तय किया कि मैं उसकी कहानी सुनाने में मदद करूंगा। मैं और मेरा दोस्त दोनों साइको हैं और हम दोनों अध्ययन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा, लेकिन यहां से तय स्थान बहुत दूर है। वह यहां नहीं हो सकता।
अन्य लोगों ने भी सफेद छाया देखी। मैं बहुत डर गया और मैंने अपने आधे भूत दोस्त को संदेश भेजकर पूछा कि वह अभी कहां है। उसने जवाब दिया कि वह अभी भी पुल पर है। हम आगे बढ़ते गए और फिर से सफेद आकृति देखी और इस बार 2 देखी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और आखिरकार पुल पर पहुंच गया और आखिरकार देखा। मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा जब मैं अभी भी एक छोटे से रेस्तरां में काम कर रहा था। उस दिन दुकान बंद करने का समय करीब आ रहा था। तभी जब मैं घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, फ्रंट डेस्क का फोन बजा। मेरी मां ने फोन रखा, लेकिन लगभग 1 मिनट बाद फोन फिर से बजने लगा। मैंने तुरंत फिर से फोन उठा लिया। वहां फिर से एक चुप्पी थी। ये कौन है जो परेशान कर रहा है? मैं फोन को फिर से काटने वाला था कि अचानक एक बहुत ही कमजोर, ठंडी बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसने कहा कि वह डिलीवरी ऑर्डर करना चाहती है। मैं फोन पर पेशेवर शिष्टाचार बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल से मैं गुस्से में था। काम खत्म होने ही वाला था और मुझे फिर से एक डिलीवरी करनी पड़ रही थी। मैंने बॉस से कहा कि क्या कोई और इसे ले जा सकता है, लेकिन उसने कहा कि और कोई नहीं है, मुझे ही जाना होगा। शुरू में मैं बहुत खुश नहीं था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आमतौर पर बुजुर्ग लोग बहुत उदार होते हैं और शायद अच्छी टिप दे सकते हैं। इस तरह से खुद को सांत्वना देने के बाद मैंने इस डिलीवरी के लिए जाने का फैसला किया। इसलिए मैंने पता लिख लिया और फोन पर व्यक्ति को बताया कि मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसने पहले ही फोन काट दिया था। लाओबान मुझे कहा कि बाहरी खाने की डिलीवरी पूरी करके सीधे घर लौट आना, दुकान जल्द ही बंद होने वाली है, नेविगेशन का अनुसरण करो। मैं डिलीवरी लेकर दरवाजे तक गया और घंटी बजाई, लेकिन घर में अंधेरा था और कोई बाहर नहीं आया। क्या मैंने गलत जगह ढूंढ ली? मैंने फिर से घंटी बजाई, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं ग्राहक से संपर्क करने के लिए फोन करने ही वाला था कि अचानक सिर घुमाते ही खिड़की के पास एक सूखी और पीली बूढ़ी औरत का चेहरा देखा। अचानक से चेहरे के दिखने से मैं कई कदम पीछे हट गया, लेकिन थोड़ा संभलने के बाद मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। वो लगभग 70-80 साल की बुजुर्ग महिला लग रही थी। वो खिड़की के पीछे से बिना किसी भाव के मुझे देख रही थी। मैंने शीशे के पार से उनसे चिल्लाकर कहा, लेकिन उसने मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 然后坐到他们旁边。कांसी। लेकिन अचानक देखा कि वह बुजुर्ग महिला कब गाड़ी की खिड़की के बाहर झुकी हुई थी और उस भयानक डरावनी मुस्कान के साथ खड़ी थी। मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबाया और तुरंत वहां से चला गया। उसके बाद से बॉस मुझे कुछ भी देने को कहें, मैंने कभी रात में डिलीवरी नहीं की।